भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत के लिए 67 टेस्ट मैचों में उन्होंने 266 विकेट लिए, वहीं 10 वनडे मैचों में उन्होंने 7 विकेट झटके। बिशन सिंह बेदी ने टेस्ट मैचों में 15 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया और एक बार 10 विकेट भी लिए। बात कर लेते हैं बिशन सिंह बेदी के गृह राज्य पंजाब के बारे में। तो इस राज्य की असली सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर के साथ लगती हैं। वहीं इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ भी लगती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से भारत में पंजाब राज्य है, उसी तरह से ही पाकिस्तान में भी एक प्रांत अवस्थित है। इस प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत। इस पूरे क्षेत्र में 5 नदियां प्रवाहित होती हैं और इन्हीं 5 नदियों के कारण इस पूरे क्षेत्र को पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन 5 नदियों में 3 प्रमुख नदियां भारतीय पंजाब राज्य में प्रवाहित होती हैं। इन्हें आप सबेरा कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर SA का मतलब हो गया सतलज नदी, BE का मतलब हो गया ब्यास नदी और RA का मतलब हो गया रावी नदी। इन 3 नदियों के अतिरिक्त आप अन्य 3 नदियों को CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट के जरिए याद रख सकते हैं। इनमें C से मतलब है चेनाब नदी, J से मतलब है झेलम नदी और I से मतलब है इंडस नदी। ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तानी पंजाब में प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इन 5 नदियों को याद रखना है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, जो पंजाब क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के उद्गम की अगर बात करें तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल से होता है। वहीं ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रावी नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है। चेनाब नदी की अगर बात करें तो इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है। और झेलम नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम वेरीनाग झील से होती है जो कि कश्मीर में अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन 5 नदियों में 4 नदियों का उद्गम भारत से ही होता है और एक नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। इन नदियों में सतलज नदी चेनाब नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है, ब्यास नदी सतलज नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है, रावी नदी चेनाब नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है और चेनाब नदी इंडस नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है। वहीं अगर झेलम नदी की बात करें तो यह भी चेनाब नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है। नदियों से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि नदियों के बीच में अवस्थित भूमि को दोआब के नाम से जाना जाता है और इन 5 नदियों के द्वारा कुछ प्रमुख दोआबों का निर्माण किया जाता है, जिसमें से सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में अवस्थित भूमि को बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ब्यास और रावी नदी के बीच में अवस्थित भूमि को बारी दोआब के नाम से जाना जाता है और रावी तथा चेनाब नदी के बीच में अवस्थित भूमि को रेचना दोआब या रचना दोआब के नाम से जाना जाता है और चेनाब तथा झेलम नदी के बीच में अवस्थित क्षेत्र को चेच दोआब के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर सिंध सागर दोआब की बात करें तो यह भूमि क्षेत्र झेलम नदी और सिंध नदी के मध्य अवस्थित है। भारतीय सेना ने यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 में स्वर्ण पदक जीता। यूनाइटेड किंगडम की सेना द्वारा आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भाग लेने वाली इकाइयां 48 घंटे से भी कम समय में कैम्ब्रियन पर्वत के जंगली और दलदली इलाकों में गश्त करते हुए 40 मील अर्थात 65 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस अभ्यास को सैन्य पेट्रोलिंग के ओलंपिक अर्थात ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं कैम्ब्रियन अभ्यास के आयोजक देश यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यह देश यूरोप महादेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। यह देश मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है, जिसमें से सबसे बड़े क्षेत्र को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा बड़ा क्षेत्र स्कॉटलैंड है, तीसरा क्षेत्र वेल्स है और चौथा क्षेत्र नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला पेनाइन पर्वत श्रृंखला है। यह इंग्लैंड में अवस्थित है। ग्रैम्पियन पर्वत श्रृंखला स्कॉटलैंड में अवस्थित है और कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला वेल्स में अवस्थित है। कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज इन्हीं कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला के दलदली और मरुस्थलीय भागों में संपन्न किया जाता है। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध के कारण रफा बॉर्डर क्रॉसिंग काफी चर्चा में है, क्योंकि इजिप्ट अर्थात मिस्र ने गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अपने रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग इजिप्ट और गाजा पट्टी के मध्य अवस्थित एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। इसी क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए इजिप्ट और विश्व के अन्य देश गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचा रहे हैं। गाजा और मिस्र सीमा पर स्थित इस बॉर्डर क्रॉसिंग को 1979 में मिस्र इजराइल शांति संधि द्वारा मान्यता दी गई थी।
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में दो अन्य क्रॉसिंग पॉइंट हैं। इनमें से पहला क्रॉसिंग पॉइंट है इरेज क्रॉसिंग पॉइंट और दूसरा केरेम सुलोम क्रॉसिंग पॉइंट। ये दोनों क्रॉसिंग पॉइंट इजराइल और गाजा पट्टी के मध्य में अवस्थित हैं, लेकिन अभी चल रहे युद्ध के कारण इजराइल ने ये दोनों क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया, जिसके कारण गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही थीं। इसी के चलते मिस्र ने गाजा पट्टी और इजराइल के मध्य में अवस्थित रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला है। इन क्षेत्रों को मैप में देख लेते हैं तो ये इजिप्ट देश है और इजिप्ट देश का ये सिनाई प्रायद्वीप है। रफा क्रॉसिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यह इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और गाजा पट्टी तथा सिनाई प्रायद्वीप के मध्य एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। इसके अतिरिक्त गाजा पट्टी और इजराइल के मध्य में दो अन्य क्रॉसिंग पॉइंट इस तरफ अवस्थित हैं, जिन्हें आप इरेज और केरेम सुलोम के नाम से जानते हैं। तो इन तीन क्रॉसिंग पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों क्रॉसिंग पॉइंट किस किस देश में अवस्थित हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिनाई प्रायद्वीप में जो अवस्थित है उसे रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कहते हैं। इसके साथ इरेज और केरेम सुलोम ये इजराइल और गाजा पट्टी के मध्य अवस्थित हैं। आज के एमसीक्यू की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को बताना है कि लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसी परिसर में 77 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस म्यूजियम भी बनाया जाएगा और यह दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। तो आप लोग इस एमसीक्यू का जवाब कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।